कहना चाहिए अट्रैक्टिव अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक अच्छा सर्व सुविधायुक्त संस्थान बच्चों को उपलब्ध कराएं, इस पर सरकार चिंता से काम कर रही है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों की तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। हर कोई माँ बाप चाहता है कि प्राइवेट स्कूल में उसके बच्चे पढ़ें, बल्कि सरकार की सुविधाएं ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। सरकार ज़्यादा सुविधाएं देती है उसके बावजूद ही, क्योंकि सरकारी स्कूल का जब भी ख्याल आता है तो हमेशा वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सवाल आते हैं, टीचर्स के सवाल आते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी या नहीं मिलेगी। CM राइज PM श्री स्कूल की आपने बात कही है। मध्य प्रदेश में हम मान के चले कि राव उदय प्रताप सिंह के कार्यकाल में अगली बार जब आएगा तो सरकारी स्कूलों में दाखिले के लिए होड़ मचेगी, भीड़ लगेगी कम से कम। हाँ, मुझे कहते हुए खुशी है कि मैं सबसे अच्छा उदाहरण मुझे अपने से दे सकता है आदमी होशंगाबाद का CM राइज है। इस बार वहाँ एडमिशन्स के लिए लाइन लगी। हम लोगों तक से लोगों ने आग्रह किया कि साहब CM राइज हमारे बच्चे का प्राइवेट इंस्टीट्यूट से निकाल के हम CM राइज में कराना चाहते हैं, क्यों हमारे पास 8 तक फीस भी नहीं लगती बच्चे को, हम मुफ्त शिक्षा देते हैं, उसके ऊपर भी बहुत न्यूनतम पैसे में बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलती है। तो वो प्रोसेस चालू हो गई है। वो आकर्षण जो हमारे सरकारी स्कूलों का है उसकी शुरुआत हुई है CM राइज से। आज भोपाल में मॉडल स्कूल है, एक्सीलेंस है, उनसे बेहतर मुझे लगता है शिक्षा का कोई तंत्र यहाँ भोपाल सबसे बेहतर रिजल्ट भी देता है, सबसे अच्छे रिजल्ट्स वो दे रहे हैं। तो ये काम प्रदेश में चालू हो गया और आगे आने वाले समय में ये पूरे ज़िलों में इस तरह का रहेगा कि बच्चे हमारे स्कूल शिक्षा विभाग के अच्छे स्कूलों की तरफ आकर्षित होंगे। और हमारा फोकस भी है अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, टीचर्स का कमिटमेंट और जो संसाधन हम उपलब्ध करा रहे हैं वो क्वालिटी के ऊपर हमारा फोकस है। बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा है कि लोगों को नौकरी सरकारी चाहिए, कोई भी अगर काम है तो वो सरकारी चाहिए, प्रोजेक्ट भी सरकारी चाहिए। तो लेकिन जब स्कूलों में पढ़ाई की बात आती है तो प्राइवेट स्कूल की तरफ जाते बजाय सरकारी स्कूल को वो मानसिकता भी थोड़ा आना चाहिए। जब तक टीचर अपने आप में सुधार लेकर नहीं आएंगे, उस क्वालिटी की शिक्षा नहीं देंगे, तब तक शायद आम जनमानस का नहीं लगेगा कि बिल्कुल सरकारी स्कूल में दाखिला कराना चाहिए। मुझे लगता है कि एक चार्म है प्राइवेट स्कूल का, उसके प्रति एक आकर्षण है, उस आकर्षण को तोड़ने की आवश्यकता है। अभी हम सरकारी स्कूल के एक बच्चे पर 21 से 22 हज़ार रुपये बच्चा खर्च करते हैं साल में। भारत सरकार का योगदान है, मध्य प्रदेश सरकार खर्च करती है। जैसे हम CM राइज पे जाते हैं ये खर्चा हमारा 3 गुना हो जाएगा। हम एक बच्चे के ऊपर साल भर में 60 हज़ार रुपये खर्च करेंगे। मॉडल स्कूल जो हमारा भोपाल का है उसमें 80 हज़ार रुपये पर स्टूडेंट हम खर्च करते हैं। हम खर्च करने में कहीं पीछे नहीं हैं। आज भी साधारण स्कूल में 22 हज़ार रुपये एक बच्चे पे खर्च कर रहे हैं। किसी अच्छे खासे प्राइवेट स्कूल की फीस के ज़्यादा है वो खर्चा। हाँ, मतलब एक बच्चे को 22 हज़ार से कम फीस में प्राइवेट स्कूल, वो मतलब मुझे तकलीफ जब होती है जब हमारा 75 हज़ार रुपये प्राप्त करने वाला शिक्षक अपने खुद के बच्चे को 8 हज़ार रुपये प्राप्त करने वाले शिक्षक के पास पढ़ने भेजता है, तब तकलीफ होती है। आप 75 हज़ार लेके नहीं दे पा रहे और वो 8 हज़ार वाले शिक्षक से उम्मीद कर रहे हो कि आपका बच्चा वहाँ से ज्ञानवान बन के और आपकी और देश की तरक्की का कारण बने। तो ये थोड़ी दुर्भाग्यजनक परिस्थितियाँ हैं, लेकिन समय के साथ क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने भी नई शिक्षा नीति में बहुत काम किया है, उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में नई शिक्षा नीति लागू कर रहे हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी का भी बड़ा कहना चाहिए पूरा ध्यान शिक्षा के ऊपर है। हम लोगों को लगातार मॉनिटर भी करते हैं। कल भी हमारी CM राइज की पूरे प्रदेश की समीक्षा उन्होंने रखी है। तो लगभग महीने में 2 बार शिक्षा के ऊपर उनका रहता है कि हम इसको बहुत अच्छे से आगे बढ़ाना है। मुझे लगता है कि हमारे प्रयासों से परिस्थितियाँ बदलेंगी और हम एक बेहतर वातावरण प्रदेश में दे पाएंगे। मुख्यमंत्री के इंटरेस्ट का भी विभाग है शिक्षा जो है, बिल्कुल चाहे हायर एजुकेशन हो या स्कूल एजुकेशन हो, रुचि लेते भी हैं इसमें सबसे ज़्यादा उनको। बिल्कुल सही। आपने जो बात कही कि अट्रैक्शन जो है, चार्म जो है प्राइवेट स्कूलों की तरफ जाता है, सरकारी स्कूल के टीचर है वो भी प्राइवेट में पढ़ाना चाहते हैं और ये चार्म का फायदा कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल लेते हैं। हमने देखा कि इस बार पहली बार मध्य प्रदेश के अंदर ऐसा हुआ आपके कार्यकाल में कि कार्रवाइयाँ देखने को मिली, चाहे वो स्कूल यूनिफॉर्म को लेकर हो, किताबों को लेकर हो, फीस को लेकर हो, पर एक कार्रवाई केवल एक सीमित कुछ संस्थान तक थी। केवल पूरे प्रदेश के अंदर एक बड़ा वर्ग है पूरा जो प्राइवेट स्कूल की कहते हैं कि बार बार मनमानी जो पेरेंट्स हम लोग देखते हैं कि सड़कों पर हर साल एक मोटा अपनी तनख्वाह का कमाई का जरिया जो है वो फीस में, स्कूल के जुलाई का महीना या अप्रैल का महीना आया तो उसमें पूरा खर्च कर देते हैं। इस पर अंकुश कब लगेगा? नहीं, मैं जब हमारी सरकार बनी और आचार संहिता के पहले फरवरी के महीने में मुख्यमंत्री जी ने जब समीक्षा की, उस समय तय हो गया था कि हमको इन चीज़ों पर काम करना है। हमने फरवरी में पूरे प्रदेश के कलेक्टर्स को यहाँ से उनको एक निर्देशिका कहें या उनको एक
एडवाइजरी यहाँ से जारी करी कि अगर आपको लगता है कि आपके ज़िले में प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर फ़ीस को लेकर, यूनिफॉर्म को लेकर, किताबों को लेकर कहीं कोई कॉकस काम कर रहा है, तो आपको बुक्स फेयर लगाना चाहिए, यूनिफॉर्म फेयर लगाना चाहिए और इनकी चौकसी करना चाहिए। वो हमने फरवरी में पत्र जारी किया और उसके बाद लगातार पूरे प्रदेश में, जबलपुर में काफ़ी सख्ती के साथ काम हुआ, भोपाल में काम हुआ। मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश के लगभग हर ज़िले में प्रशासन ने पूरी चौकसी के साथ इस पर काम किया है। चूँकि पहला वर्ष था ये, कई जगह स्थिति ये थी कि, और दूसरा स्कूलों का एक मापदंड भी है, कुछ स्कूल ऐसे हैं जो 15 से 20,000, 22,000, 25,000 फीस वाले हैं, कुछ स्कूल ऐसे हैं जो 1.5 लाख 2 लाख वाली फ़ीस के हैं। तो हमने उन्हें कैटेगराइज़ किया कि जो 20,000 वाला स्कूल है वो बच्चे को क्या दे रहा है, हमें देखना चाहिए, और 2.5 लाख की फ़ीस वाला साल में बच्चों को क्या दे रहा है। फ़ीस आप 2.5 लाख ले रहे हो, बच्चों को क्या दे रहे हो, ये भी सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इस तंत्र पर व्यवस्था करे कि इसकी चौकसी हो। तो आप देखो कि अकेले जबलपुर शहर में 80-85 करोड़ रुपए काफ़ी अच्छी कार्रवाई हुई वहाँ। पालकों का वापस गया। इसी भोपाल शहर में करोड़ों रुपए लौटाए हमने पालकों के। होशंगाबाद छोटा सा ज़िला है, अकेले होशंगाबाद में मुझे लगता है कि 1 करोड़ के ऊपर राशि पालकों की वापस हुई है। तो हर ज़िले में पूरा अगर आपको हम लिस्ट देंगे तो मध्य प्रदेश का ऐसा कोई ज़िला नहीं है जहाँ पे कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ने जो रूल्स का वायलेशन किया है उन्होंने, उसके कारण उन्हें पैसे ना लौटाना पड़े हों। अब हमने पोर्टल भी अच्छा व्यवस्थित बना रहे हैं। और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में एक चीज़ और कहूँगा बीच में, हर प्राइवेट संस्था खराब नहीं है। मध्य प्रदेश की शिक्षा में, इस देश की शिक्षा में प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का बड़ा योगदान है। सरकार अकेली पूरे बच्चों को बेहतर शिक्षा देने का काम आज की परिस्थिति में नहीं कर पाएगी। हम प्राइवेट संस्थाएं मिलकर बेहतर शिक्षा दे रहे हैं, इसलिए उनकी हिस्सेदारी को हम नकार नहीं सकते। तो हमने उनसे कहा है कि आप जो अनियमितताएं हुई हैं और जिनके कारण आपको भी परेशानी हुई, सरकार को सख्त निर्णय लेना पड़ा। अब हम पोर्टल तैयार कर रहे हैं, सब चीज़ ट्रांसपेरेंट है, डिजिटली आपके पास उपलब्ध रहेगी। आप जो हमने एक नॉर्म्स बनाए हैं, जो हम एक SOP बनाकर आपको दे रहे हैं कि इसके दायरे में आपको काम करना है, आप उन नियमों का पालन करें, सरकार उन पे चौकसी करने का काम करेगी और आप नियम के दायरे में रहेंगे तो आपको कोई परेशान नहीं कर सकता। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस अच्छे से काम करते रहें, इस बात की चिंता हमको भी रहती है। हम भी लगातार, अभी भी जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, कहीं नाजायज़ कार्रवाई ना हो जाए, कोई शिक्षण संस्थान जो अच्छे से काम कर रहा है, ईमानदारी से काम कर रहा है, वो प्रताड़ित ना हो जाए, इस बात की हम लोग चिंता करते रहें। और मध्य प्रदेश में प्रशासन को भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में बहुत अलर्ट रखा है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। जिन्होंने नियम को तोड़ा है उन पर कार्रवाई हो, लेकिन जो नियम का पालन कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, हम उसकी भी चिंता करते हैं। आपकी भी कुछ बात बताएं, क्योंकि ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल जो शिकायतें आती है वो CBSE से रिलेटेड है, वो आपके बोर्ड के अंतर्गत नहीं आती है। वो CBSE अब चूंकि सेंट्रल से जुड़ा हुआ मामला होता है, पर लेकिन जब निजी पब्लिशर्स की बात हो, कुछ क्राइटेरिया हो, लगता है कि आश्चर्य बिल्कुल कि सेंट्रल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे की 10वीं की किताब 400-500 रुपये में आ जाती है पूरी, और LKG UKG में पढ़ने वाले जो प्राइवेट स्कूल में है CBSE बोर्ड का, उसकी एक किताब ही 400-500 की होती है। तो एक होना चाहिए मॉनिटरिंग सिस्टम वगैरह कुछ, चाहे कोऑर्डिनेशन केंद्र के साथ हो या प्रदेश के साथ, दोनों को मिलकर। नहीं, इसमें नई शिक्षा नीति में तो केंद्र और राज्य का विषय खत्म हो गया है। नई शिक्षा नीति का पालन हमको करना है। केंद्र ने उसमें हमको सुविधा दी है कि आप राज्यवार और क्षेत्रवार उसमें आंशिक परिवर्तन अपने हिसाब से कर सकते हो। कौन सा स्थानीय स्तर पर विषय बढ़ाना है, कौन सा घटाना है, ये सुविधा आपको दे रखी है। बाकी हम लोगों ने कहा है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से भी हमारा आग्रह है, हम लोग उनको जारी भी कर रहे हैं निर्देश कि आप NCERT किताबें बच्चों को पढ़ाएंगे। NCERT का जो सिलेबस है उसको ही आप पालन करेंगे। और बच्चों के बैग का वजन, अनावश्यक आप अपनी किताब लगाने के चक्कर में उनका वजन बढ़ाओ, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पीरियड सिस्टम आपको रखना पड़ेगा। बच्चे, छोटे बच्चे स्कूल में बुक्स रखकर घर आएँ, ये सारी बहुत छोटे छोटे चीज़ों को हम लोग एड्रेस करने का काम कर रहे हैं। और आप ये देखना कि साल भर के अंदर सारी चीज़ें पारदर्शी तरीके से बेहतर होंगी और उनके पास भी अवसर नहीं होंगे गड़बड़ी करने की। हर चीज़ उनको पोर्टल पे जाना है, पोर्टल पे अपलोड करना है, कोई बहाना नहीं होगा। निर्धारित समयावधि पे आप पोर्टल पे नहीं जाओगे तो ये नियमों का तो उल्लंघन माना जाएगा, आप पे कार्रवाई होगी। इसलिए लोग पारदर्शी तरीके से नियमों का पालन करेंगे ही, हम ऐसा इंतजाम करके देंगे। मान के चले कि सालों से जो माफिया की एक बात की जाती थी, सच्चा माफिया वगैरह, वो नेस्तनाबूद होने वाला है। बिल्कुल करेंगे और हम मतलब हर हाल में पालकों को, प्रदेश की जनता को
बेहतर शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उसके जो उसका खर्च करने की उसकी क्षमता है उसके अंदर मिले, इस बात की चिंता सरकार करेगी। आपने नई शिक्षा नीति की बात की। नई शिक्षा नीति में कई सारे नए चैप्टर्स भी जोड़े जा रहे हैं, चाहे वो स्थानीय अपने हीरो, लोकल हीरो जिनको कहा जाता है, हमारे जो महानायक थे, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया या कुर्बानियाँ दी या देश के लिए कुछ योगदान किया। धार्मिक आधार पर शिक्षा को लेकर बड़ा विरोध चल रहा है इस समय कि धार्मिक आधार पर शिक्षा ना होनी चाहिए। नई शिक्षा नीति में भी बिल्कुल स्पष्टता है और धार्मिक आधार पर शिक्षा हो भी नहीं सकती। जैसे मध्य प्रदेश में हमारा स्कूल एजुकेशन है, यहाँ पर केवल मदरसा बोर्ड के कुछ स्कूल या वक्फ बोर्ड के स्कूल, उनको देख के लगता है कि धर्म आधारित शिक्षा है। बाकी हमारे जो स्कूल हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हों चाहे सरकारी हों, इसमें कहीं से आपको नहीं लगेगा हर धर्म जाति संप्रदाय के लोग पढ़ते हैं और एक मतलब एक जो सिलेबस है उसी के अंदर पढ़ाई होती है। अभी विगत दिनों जब मैं सरकार हमारी ये बनी तब इसे ध्यान में आया तो हम लोगों ने इनकी एक कहना चाहिए उसको जांच तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम लोगों ने एक आंकड़े निकलवाए कि इन स्कूलों में किस तरह की शिक्षा दी जा रही है, कौन बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी संख्या क्या है, शिक्षक कैसे हैं, वहाँ की परिस्थितियाँ कैसी हैं। उसके बाद आचार संहिता लगी, लोकसभा के चुनाव आ गए तो वो विषय वहीं रुक गया। लोकसभा के चुनाव ख़त्म हुए, हम फिर उसमें लगे हैं और अभी हमारा लगभग हम ये तय करने की स्थिति में है कि ये मदरसों में और वक्फ बोर्ड के स्कूल्स में इतने बच्चे, चूँकि जाति आधारित शिक्षा नहीं होती लेकिन फिर भी उसमें हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह का सिलेबस है, क्या है। अब मान लो कोई हिंदू बच्चा है तो उसे उस तरह की शिक्षा में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन वो किस कारण से वहाँ जा रहा है, उसके पास स्कूल की उपलब्धता नहीं है या स्कूल उपलब्ध है और इसके बाद भी वहाँ जा रहा है, तो ये एक जांच का विषय है और बहुत सावधानी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। किसी को बगैर दुखी किए बच्चों को श्रेष्ठ शिक्षा मिले, उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए उनको शिक्षा मिले और उन्हें कोई इस तरह की शिक्षा ना दे जिससे कि वो एक उनका भटकाव उनके जीवन में आए। इन सब चीज़ों पर बहुत सावधानी के साथ उसको हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये हफ्ते 8 दिन के अंदर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि सरकार को क्या निर्णय करना है और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में कोई हमको कुछ निर्णय भी करना पड़ेगा तो हम करेंगे, लेकिन हर स्कूल में बेहतर शिक्षा मिले, बच्चों के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए मिले और भारतीय हमारा जो एक स्ट्रक्चर है इस देश का, फेडरल स्ट्रक्चर है, हमारी जो एक लोकतंत्री व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुकूल सारी चीज़ें चलें, इस बात की चिंता विभाग करेगा। बीच में बड़ी चर्चा हुई मदरसों के वंदे मातरम राष्ट्रगान को लेकर जो अनिवार्यता की गई थी, इस तरीके का विरोध जो है उसको कैसे देखते हैं आपके, जब इस तरीके से विरोध के सुर आते हैं कि नहीं किया जाएगा मदरसों के अंदर? देश बहुत बड़ा है, मुझे लगता है बीच बीच में इस तरह के सुर आते हैं, लेकिन मोदी जी इसी बात के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं कि विषम परिस्थितियों में भी श्रेष्ठ निर्णय लेकर देश को उसकी गति को न थमने देना, देश का उनका लक्ष्य जो है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाना, देश में सब कुछ अच्छा चलता रहे, इंटरनल पॉलिसी एक्सटर्नल पॉलिसी सब में श्रेष्ठता को देश प्राप्त हो, यही तो मोदी जी की काम करने की शैली। आप तो उनके पसंदीदा सांसदों में से भी रहे मोदी जी के, बिल्कुल। हम लोग, मुझे लगता है जीवन के वो गौरवशाली वर्ष थे जब उनके नीचे हम लोगों ने काम किया और आज अगर कुछ अच्छा कर पा रहे हैं शायद उसके पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी भी बड़े कारण हैं। स्कूल मदरसों को लेकर हमने बात की। एक और बड़ा एजुकेशन से जुड़ा हुआ जो इंस्टीट्यूशन होता है वो होता है कोचिंग। हम हायर कोचिंग की अगर छोड़ दें, अगर 12th के नीचे की कोचिंग की बात करें तो एक मॉनिटरिंग का सिस्टम या रेगुलेटरी का कोई सिस्टम कोचिंग के ऊपर अभी तक नहीं है। कर रहे हैं उसको, हम लोगों ने विभाग हमारा काम कर रहा है और शिक्षा नीति में भी प्रावधान है और सरकार की मंशा भी है। उसको भी हम लोग एक पूरा कोचिंग सेंटर्स खोलना है तो वो भी हमारे पास एनरोल्ड हो, उसकी परमिशन हो, हमको पता रहे कि किस सेंटर में कितने बच्चे काम पढ़ रहे हैं और उनसे क्या फ़ीस ली जा रही है, क्या पढ़ाया जा रहा है, वो भी तंत्र विभाग विकसित कर रहा है। मुझे लगता है जल्दी उस पर भी हम लोग एक इस स्थिति में होंगे कि पूरे कोचिंग सेंटर्स को हम ये कह सकें कि आप अब इस व्यवस्था में अपने आप को एनरोल करने का काम, दाखिल करने का काम आप करें। स्कूलों के अंदर टीचरों को लेकर एक बड़ी कमी की बात हमेशा आती है। पिछली बार बड़ी संख्या में भर्तियां हुई थी टीचरों की, देखा था, पर लेकिन उसके बावजूद भी कई स्कूल ऐसे हैं कि हम देखते हैं कि बिल्कुल 100 बच्चों के ऊपर एक टीचर है, 2 टीचर हैं,
ये जो कमी है टीचरों की, इसको कब तक पूरा करने का लक्ष्य लेकर चल अभी हम लोग युक्तिकरण कर रहे हैं। जहाँ पर कम बच्चे हैं, ज़्यादा टीचर हैं, उनको ज़्यादा बच्चों वाले स्कूलों में भेज रहे हैं। और मुझे लगता है अगले 15 दिन में, 20 दिन में हम ये काम कर लेंगे। उसके बाद में जो जगह बचेगी उसके अनुपात में भर्तियां भी करी जाना है। हमारा थोड़ा संयोग ये रहा कि पिछले दिनों जो भर्तियां हुई वो सब न्यायालय में पेंडिंग हैं। हमारे हजारों पद आदेश की स्थिति में रुके हुए हैं। कुछ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, उनको केवल अपॉइंटमेंट लेटर मिलना था, उस स्थिति में रुक चुके हैं वो। तो न्यायालयीन प्रक्रिया में जाने के कारण बहुत सी चीज़ें हमारी रुकी हैं और कई बेरोजगार नौजवान जिनको आज शिक्षक बन के काम करना चाहिए था, वो सालों से इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन चूँकि वैधानिक प्रक्रिया का पालन करना हर एक की जिम्मेदारी है और न्यायालय में उनकी प्रक्रिया को पूरी करे बिना फैसला नहीं होता। हम लोग, हमारे एजी ऑफिस और विभाग ने वकील लगाए हुए हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि उनके जल्दी निर्णय आए तो बच्चों को जो उनका हक है, अधिकार है, वो उनको मिल सके। साथ ही अभी हम लगभग 11-12 हज़ार के आसपास कुछ भर्तियां कर रहे हैं, जिसमें सामान्य शिक्षक भी होंगे, स्पोर्ट्स के टीचर भी होंगे, संगीत के होंगे, डांस के होंगे। तो जो हमारे एक्स्ट्रा कैरिकुलम की जो चीज़ें हैं उनके शिक्षक भी हमारे पास में आए। तो ऐसे लगभग 11-12 हज़ार पद हमारी वैकेंसीज अभी अगस्त सितंबर में हम लोग करते हैं, बोलकर वो इसी तर्ज पर काम करता है। गुजरात में आदर्श मॉडल है। और आपने देखा कभी, क्योंकि हम लोगों को सूचना आपके माध्यम से मिलती है, मीडिया और अखबार सूचना देने का सबसे बड़ा तंत्र देश में और सबसे आसान तंत्र भी है। तो हमें अभी तक गुजरात का कुछ इस तरह से समझ में नहीं आया कि वहाँ कहीं कोई विसंगति उभर के सामने आई हो और लाइमलाइट में कोई विषय आया हो। हमारे यहाँ दिक्कतें थी, तो जैसा प्रधानमंत्री जी कहते हैं, गुड गवर्नेंस के लिए कठोर निर्णय की आवश्यकता रहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वही किया है। एक सख्त निर्णय मध्य प्रदेश में किया, जो वर्षों पहले से जिस चीज़ की मांग थी, प्रयास भी हो रहे थे, उसको सारे हमारे जो नाके हैं उन ख़त्म करने का, एक आदेश में ख़त्म करने का। मैं तो मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी देता हूँ। कठिन काम था, भी धन्यवाद दे रहे हैं, चुनौतीपूर्ण काम था, उन्होंने किया। वो ये कि मॉनिटरिंग का सिस्टम कैसे होने का, जो आप ओवरलोड और उसकी बात करें, आपने बताया कि चलाए मरने की चीज़ें भविष्य में, पर लेकिन अभी तो कम से कम सारे चेक पोस्ट हटे हुए हैं, तो राहत की बात है। ट्रांसपोर्टर के लिए मॉनिटरिंग का एक बड़ा वो है कि इसमें हमारे स्टेट के ट्रांसपोर्टर्स ने भी कहा है कि बाहर से जो गाड़ियाँ आती हैं उनकी चेक करने का सिस्टम नहीं है, और ट्रक में बिल्टी किसी चीज़ की है, भरा कुछ और है, वजन ज़्यादा है, और कई तरह के वायलेशन रहते हैं जो कि जिनकी संभावना रहती है। हमारे फ्लाइंग स्क्वाड के रूप में काम करेंगे, इसको हम संख्या बढ़ाएंगे, मतलब इसको हम 90-95 तक ले जाने का काम करेंगे मध्य प्रदेश में। और वो पूरा मतलब डिजिटली हमसे कनेक्ट होंगे। हमें यहाँ भोपाल में बैठ के पता रहेगा कि हमारा ये जो फ्लाइंग स्क्वाड है इस समय कहाँ घूम रहा है, क्योंकि हर कॉमर्शियल व्हीकल में हमारा ट्रैकिंग डिवाइस लगी हुई है। तो उस ट्रैकिंग डिवाइस से हमको पता रहेगा किस नंबर की गाड़ी को रोक रखा है इनने, हमारी कौन सी फ्लाइंग स्क्वाड ने उसको रोका हुआ है। और जो व्यक्ति चेक कर रहा है वो सरकारी आदमी होगा, वो प्राइवेट लोग नहीं होंगे। सरकारी हमारा होमगार्ड का सैनिक होगा, हमारे अधिकारी होंगे, कर्मचारी होंगे। तो हर चीज़ हमारे पकड़ में और नियंत्रण में रहेगी। इसलिए हम ये मानकर चलते हैं कि जो अनैतिक करेगा, ट्रांसपोर्टर या जो बगैर टैक्स जमा करे प्रदेश में घूम रहे हैं, या गलत सामान लेके घूम रहे हैं, या जीएसटी में बिल कितने का है, सामान कितने का है, तो उसका जो हमारी जो सर्विलांस सिस्टम होगा, चेक करने का सिस्टम होगा, पारदर्शी होगा। इसलिए इसमें अनियमितता की गुंजाइश कम रहेगी। मैं विभाग से हट के कुछ राजनीतिक सवाल पर आता हूँ। आप 2008 में पहली बार विधायक बने, 2009 में पहली बार सांसद बने, उसके बाद से लगातार सांसद रहे 23 तक, बिल्कुल। उसके बाद फिर विधायक बनना। कब लगा आपको कि मध्य प्रदेश की राजनीति माना? ये संदेश क्या ऊपर से था कि बिल्कुल, या आपने पहले से तय कर रखा था कि इस बार विधायकी का चुनाव लड़ना है? नहीं, हम लोग कभी, मतलब मैं बताऊँ आपको, राजनीति में आपके सोचने के हिसाब से कुछ नहीं होता। इस बात को मैं आज बहुत जिम्मेदारी से और बहुत विनम्रतापूर्वक कह सकता हूँ कि मैं जब स्कूल में था, वो तो आदमी का एक माइंडसेट रहता है, उसके अंदर एक कहना चाहिए कि काम करती है चीज़, या डेस्टिनी कह सकते हैं इसको। मैं वहाँ भी एक्टिविटीज़ में मतलब वही रहता था, लीड रोल में। कॉलेज में आ गया तो प्रेसिडेंट बन गया, कॉलेज से निकल के आए तो बहुत यंग एज में जनपद के अपना प्रेसिडेंट बन गया, फिर 2-4 साल के गैप के बाद विधायक बन गया। तो ये चीज़ें जो हैं, ये आपकी अगर मन स्थिति है कि आपको समाज के बीच काम करना है, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, फिर आप काम करोगे।
क्या काम करना है ये नियति तय करती है। मैं विधायक बना था, खुश था, मेरे जीवन का सपना भी ये था कि विधायक बन के लोगों की सेवा करना है, लेकिन नियति को मंजूर था कि आपको सांसद बनना है, 6 महीने बाद सांसद जाके वहाँ काम करना है। और आपके भाग्य में था कि प्रधानमंत्री मोदी जैसे व्यक्ति के नीचे आपको काम करने का अवसर मिलना है। और फिर हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किया कि आपने प्रदेश में जाकर वहाँ काम करना है, तो फिर हम प्रदेश में आए और सहर्षता से यहाँ पर भी काम कर रहे हैं। क्या फर्क देखा? आप तो कांग्रेस से सांसद रहे 2009 में, यूपीए सरकार के समय, उस समय कांग्रेस से सांसद थे, सरकार यूपीए की थी, फिर एनडीए में 2014 से लगातार बीजेपी से सांसद है। दोनों सरकारों के बीच क्या बड़ा एक फर्क देखते हैं? मुझे लगता है कि दो तरह से अंतर है, वैचारिक रूप से और कार्य पद्धति में, दोनों तरह से अंतर है। और कांग्रेस का अपना वर्क कल्चर है, जो सामने हैं उसे कर लिया, जो सामने नहीं है उनके लिए कोई विषय नहीं रहता, और परिस्थिति कुछ आगे उसका निराकरण कर लिया, आगे बढ़े। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का एक बिल्कुल एक स्थिर विचार के साथ में आगे बढ़ने की प्रवृत्ति है। इनका लक्ष्य तय है हमारा भारतीय जनता पार्टी में कि मतलब आम गरीब आदमी की मदद करना, देश को राष्ट्रवाद के विचार से आगे बढ़ाना और समयानुकूल प्रगति लोगों की होती रहे। अच्छा, गवर्नेंस का तो बड़ा अंतर है दोनों में। यहाँ पर बड़ी प्रतिबद्धता के साथ जनप्रतिनिधि काम करता है और पार्टी के प्रति रिस्पॉन्सिबल भी रहता है। वहाँ पर थोड़ा इस तरह का भाव ज़्यादा मुझे लगता है कि वो चीज़ें नहीं हैं, और यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया के श्रेष्ठ दलों में, सबसे बड़े दलों में शुमार है। और दल के जो पदाधिकारी हैं, हमारे जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं, उनके निर्देशों का मतलब हमारे ऊपर प्रभाव रहता है। ये एक पद्धति भारतीय जनता पार्टी के जो स्वयं उसको श्रेष्ठता की तरफ ले जाती है। तेंदुलखेड़ा के बाद गाटरवाड़ा, आप इससे पहले होशंगाबाद से सांसद, ये ऐसा क्षेत्र कहलाता है कि जातिवादी यहाँ पर बड़ा हावी है। आपने पिछली बार जीते 5.5 लाख से ज़्यादा वोटों का रिकॉर्ड था, पूरे देश के अंदर रिकॉर्ड रहा है बिल्कुल, कि जो टॉप 5 सीटें थी उनमें जीती। इस बार भी लगभग 50,000 से ऊपर की जीत आपको हासिल हुई है। बिल्कुल जातिवाद से अलग हट कर रहे, व्यक्तिगत राव उदय प्रताप का व्यवहार माने नहीं। मुझे लगता है कि आप मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि आपके मन में अगर समाज के प्रति संकोच का भाव होगा और पराजय का भय आपके मन में होगा, तो आप कभी गलत काम नहीं कर सकते। और जब आप शुचिता के साथ नैतिक मूल्यों को सामने रखकर समाज की चिंता करते हुए, अपने पृष्ठभूमि की चिंता करते हुए आप काम करोगे, तो लोग भी आपको स्नेह करते हैं। मैं जीवन में आज तक कभी पराजित नहीं हुआ। ये शायद इस बात का प्रमाण होंगे कि मेरी जीवन शैली, काम करने का तरीका, ईमानदारी से लोगों के प्रति समर्पित भाव से मदद करने का, काम करने का तरीका, लोगों से लगातार संपर्क में रहने की मेरी प्रवृत्ति, और ये सब कारण रहे। तो चर्चा में मेरे साथ आज मौजूद थे मध्य प्रदेश सरकार के स्कूली शिक्षा मंत्री और परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जी। अगली बार फिर किसी अन्य शख्सियत के साथ होगी मुलाकात, तब तक के दीजिए इजाजत। नमस्कार।